वेलकम टू सीजेडएमई क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं जून 2023 का पार्ट नंबर 4। अभी तक पार्ट 3 आ चुके हैं जो हमारी प्रतियोगिता दर्पण चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे हैं। इसका अगला पॉइंट है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ बैठक हुई? तो नई दिल्ली के अंदर। देख लेते हैं डिटेल में जाकर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 28 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई। संगठन के सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अतिरिक्त दो पर्यवेक्षक देशों बेलारूस और ईरान के। याद रखना पड़ेगा पर्यवेक्षक देश कौन कौन बने। बेलारूस व ईरान के रक्षा मंत्रियों ने भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में भाग लिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वर्चुअल मोड में इसमें शामिल हुए थे। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श इस बैठक में हुआ। आतंकवाद व उग्रवाद के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए संगठन के सदस्य देशों में आपसी सहयोग पर चर्चा बैठक में की गई। इस मामले में श्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद या उसे समर्थन देने की कोई भी कार्रवाई मानवता के विरुद्ध अपराध है। शांति एवं संपन्नता इसके साथ नहीं रह सकते। आगे और उन्होंने बातें कही हैं, उन बातों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू व रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने भी बैठक को संबोधित किया। रक्षा मंत्रियों को उपरोक्त बैठक से इतर चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू, जो पहली बार भारत यात्रा पर आए थे, के साथ सीमा विवाद पर चर्चा भी श्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने उन्हें स्पष्ट कहा कि मौजूदा समझौते के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण बुनियाद को नुकसान पहुंचा है। श्री सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ही सुलझाने की आवश्यकता है। चीनी रक्षा मंत्री के अतिरिक्त रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस व बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों पर अलग अलग वार्ताएं भारतीय रक्षा मंत्री की हुई हैं। अब देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें बहुत डिटेल के अंदर नहीं जाने की हमें आवश्यकता है, बस हेडिंग हम देख लेते हैं। यहाँ मौद्रिक नीति की 2023-24 की पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित। थोड़ा सा देखेंगे बस डिटेल में। स्फीतिक दबाव पर नियंत्रण के लिए मौद्रिक की लगातार 6 द्विमासिक समीक्षाओं से रेपो दर में वृद्धि के पश्चात 6 अप्रैल 2023 को ताज़ा समीक्षा में रेपो दर को रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखा है, जिससे यह नीतिगत दर अभी भी 6.5% ही बनी हुई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ से दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े देख लेते हैं। डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 613.1 अरब डॉलर था। 613 अरब डॉलर, जो सितंबर 2022 के अंत में 605.8 अरब डॉलर था। इस प्रकार सितंबर-दिसंबर 2022 की अवधि में विदेशी ऋण भार में 7.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण दिसंबर 2022 के अंत में 19.1% था, जो सितंबर 2022 के अंत में भी इतना ही था। मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में 613.1 अरब डॉलर के विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 483.9 अरब डॉलर तथा अल्पकालिक ऋण 129.2 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग 21.1% था, जबकि शेष 78.9% ऋण दीर्घकालिक था। अगला पॉइंट है 9 माह पूर्व मार्च 2022 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण 619.1 अरब डॉलर में 19.7% भाग अल्पकालिक ऋणों
तथा शेष 80.3% भाग दीर्घकालीन ऋणों का था। दिसंबर 2022 के अंत में देश पर कुल विदेशी ऋण में 8.1% भाग रियायती आगे लिखा है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। रियायती ऋणों का था जो मार्च 2022 के अंत में 8.3% था। अब इस पॉइंट को और देख लेते हैं। ऋण सेवा अनुपात दिसंबर 2022 के अंत में 5.3% था, जो मार्च 2022 के अंत में 5.2, सितंबर 2022 के अंत में 5% था। अगला पॉइंट है 2022-23 में भारत की वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि, आयातों में वृद्धि 16% से भी अधिक। विदेशी व्यापार के मामले में अनेक चुनौतियों के बावजूद बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की ओवरऑल निर्यात लक्ष्य से भी अधिक रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में यह निर्यात लक्ष्य $750 अरब का था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार निर्यात $770.18 अरब के रहे हैं। अगला पॉइंट है ओवरऑल विदेश व्यापार कैसा रहा है, इनको देख लेते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत के कुल निर्यात $770.18 अरब के रहे हैं, जो पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में 13.9% अधिक हैं। देश के वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल आयात $892.18 अरब अनुमानित किए गए हैं, जो पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में 17.4% अधिक हैं। आयात ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं की संयुक्त व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 2022-23 में $122 अरब का रहा है। अगला पॉइंट है वस्तुगत व्यापार। वाणिज्य मंत्रालय के 13 अप्रैल 2023 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत की कुल वस्तुगत निर्यात $447.46 अरब व आयात $714.24 अरब। अगली महत्वपूर्ण लाइन है मार्च 2023 के अंत में आरबीआई के पास $578 अरब के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष हैं। 578 हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां दिखाई गई हैं। स्वर्ण का बाद बताया गया है 41.323 और ये 2022 की स्थिति है। इसी प्रकार से यहाँ 31 मार्च 2023 की स्थिति में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 509.691 रह गई हैं। भारत का वाणिज्यिक व्यापार का एक डायग्राम यहाँ शो किया गया है, इसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। गैर पेट्रोलियम व गैर रत्न और आभूषण वस्तुगत निर्यात, इनके देख लेते हैं आंकड़े क्या है। वाणिज्य मंत्रालय के इन अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत के गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात $314.98 अरब के थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है 21 में ये कितने थे, 21-22 में $315.43 अरब। अब यहाँ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न एवं आभूषण आयात में 16.8% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है सेवाओं का विदेशी व्यापार। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत की सेवाओं की निर्यात $322.72 अरब के व आयात $177.94 अरब के रहे हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, चीन का दूसरा स्थान। अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में जहां 7.65% की वृद्धि हुई, चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1.5% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में अमेरिका के साथ
भारत का द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर का, जबकि चीन के साथ यह 113.83 अरब डॉलर का रहा है। 2021-22 में भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार 119.5 अरब डॉलर था, जो 7.65% बढ़कर 2022-23 में 128.55 अरब डॉलर हो गया है। चीन के साथ 2021-22 में 115.42 अरब डॉलर था, जो 1.5% घटकर 2022-23 में 113.83 अरब डॉलर रह गया है। अगला पॉइंट, महिलाओं के लिए नई बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र। डिटेल में देखेंगे इसको। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय महिलाओं के लिए एक बचत योजना की घोषणा अपने एक बजट भाषण में की थी। वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 अप्रैल 2023 से यह योजना शुरू कर दी है। इस योजना को महिला सम्मान बचत पत्र नाम दिया गया है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? इस योजना के तहत केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। यह निवेश 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए ही किया जा सकता है। इस योजना में न्यूनतम 1,000 व अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। जमा राशि पर 7.5% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगी, जो तिमाही आधार पर खाते में जमा की जाएगी। यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए ही लागू की गई है, 31 मार्च 2025 तक ही। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार। विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक्स की स्थिति के आकलन संबंधी विश्व बैंक की 2023 वर्ष की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें 4.3 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, 4.2 स्कोर के साथ फिनलैंड दूसरे पर, तीसरे स्थान पर 4.1 स्कोर के साथ 4 देश रखे गए, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड व स्विट्जरलैंड हैं। इन चारों को तीसरा स्थान संयुक्त रूप से रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। इसके पश्चात 4 स्कोर 6 देशों को ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, स्वीडन व संयुक्त अरब अमीरात का है। यह सभी 6 देश संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं। लॉजिस्टिक्स के मामले में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के चलते इस मामले में भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हाल के वर्षों में आया है। विश्व बैंक की वर्ष 2023 की ताज़ा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में 139 देशों में 38वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2014 में भारत के इस इंडेक्स में 54वें स्थान पर था, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था। इस प्रकार भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार इस मामले में हुआ है। लॉजिस्टिक्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। बाद में 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, उत्पादित सामान को उसके गंतव्य तक तेजी से पहुंचाना तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन की बचत करना था। लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस के मामले में भारत के बेहतर प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लॉजिस्टिक्स की स्थिति के मामले में सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान व लीबिया का है, जिनका स्कोर 1.9 है। 139 देशों में ये दोनों संयुक्त रूप से 138वें स्थान पर हैं। इनके ऊपर 137वां स्थान सोमालिया का है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रैंक दी गई है। सिंगापुर 4.3, फिनलैंड 4.2, डेनमार्क 4.1 के साथ तीसरे पर, जर्मनी भी तीसरे पर, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं 4 देश। सबसे नीचे भी बात कर ली गई है, लीबिया, अफगानिस्तान है, सोमालिया, हैती, कैमरून, अंगोला। तो भारत के पड़ोसियों पर एक नज़र देख लेते हैं। चीन का स्थान 19वां है, 3.7 की स्कोर के साथ। भारत 38वें पर है।
श्रीलंका 73वें पर है, बांग्लादेश 88, भूटान 97। अन्य प्रमुख राष्ट्रों का क्रम दे रखा है, इसमें रूस का क्रम देख लेते हैं। 88वें नंबर पर, फ्रांस 13, जापान भी 13। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल में कोची में प्रारंभ की गई है। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन श्री मोदी ने 22 अप्रैल 2023 को किया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। पूर्णतः वातानुकूलित प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स, हाई कोर्ट, पाइपिंग तथा ब्याटिला कक्कनाड के बीच 26 अप्रैल 2023 से शुरू कर दी गई है तथा पहले ही दिन लगभग 7 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। इसमें यात्रा के लिए किराया न्यूनतम 20 रुपये व अधिकतम 40 रुपये रखा गया है। अब इसमें हिस्सेदारी देख लेते हैं। इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड KWML द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार तथा 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। अगला पॉइंट है, विश्व में अरबपतियों की संख्या लगातार तीसरे वर्ष घटी है, जबकि भारत में यह संख्या बढ़ी है। फोर्ब्स का आकलन है। सबसे धनी व्यक्ति हैं बर्नार्ड एर्नोल्ड, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति। मुकेश अंबानी भारत में सबसे धनी व्यक्ति है। वर्ष 2023 की ऐसी 37वीं वार्षिक सूची फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2023 में जारी की गई, जिसमें विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या 2640 बताई गई है। इनकी संपत्ति का निर्धारण 10 मार्च 2023 के मूल्य के आधार पर किया गया है। अरबपतियों की संख्या 2640 पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 28 कम है। पिछले वर्ष फोर्ब्स की 2022 की ऐसी सूची में विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या 2668 बताई गई थी। 2023 में विश्व के 2640 अरबपतियों की संपत्ति का कुल मूल्य $12.2 ट्रिलियन फोर्ब्स ने आकलित किया था, जबकि 2022 में यह $12.7 ट्रिलियन आकलित किया गया था। 2023 में विश्व के कुल 2640 अरबपतियों में सर्वाधिक 735 अरबपति अमेरिका के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 495 के साथ चीन, हांगकांग व मकाओ के अरबपतियों को शामिल करते हुए। पिछले वर्ष चीन के अरबपतियों की कुल संख्या 607 थी। भारत के इस मामले में तीसरा स्थान बरकरार है। पिछले वर्ष फोर्ब्स के अरबपतियों की 2022 की सूची में भारत के 166 अरबपति शामिल थे। 2023 में इनकी संख्या 169 है। चौथे स्थान पर जर्मनी है, 5वें स्थान पर रूस है। अब यहाँ देख लेते हैं, अमेज़न के जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी फोर्ब्स आकलन में माने जाते रहे हैं। 180 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क का इस वर्ष की सूची में दूसरा स्थान है। विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों की फोर्ब्स की इस सूची में अमेज़न के जेफ बेजोस व ऑरेकल के लैरी एलिसन क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर हैं। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी भी शामिल किए गए हैं 10 अरबपतियों में, जिन्हें 9वां स्थान 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ प्रदान किया गया है। पहले 10 स्थान पर रहे अरबपतियों के नाम इनकी संपत्ति के आकलित मूल्य तालिका में दर्शाए गए हैं। देख लेते हैं कौन कहाँ है। बर्नार्ड एर्नोल्ड फ्रांस के हैं, 211 अरब डॉलर की संपत्ति है। एलन मस्क 180 अरब डॉलर। जेफ बेजोस तीसरे पे, लैरी एलिसन चौथे पर, वॉरेन बफेट पांचवें पे, बिल गेट्स छठवें पे, माइकल ब्लूमबर्ग सातवें पे, मुकेश अंबानी 9वें पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे नाम। गौतम अदानी को 24वें स्थान पर रखा गया है।
अगला पॉइंट है, मोबाइल फ़ोन व कंपोनेंट्स के आयात पर ऊंचे कर लगाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन ने भारत के प्रतिकूल फैसला सुनाया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी व दूरसंचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों पर भारत द्वारा ज़्यादा आयात शुल्क आरोपित किए जाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने भारत के विरुद्ध एक फैसला 17 अप्रैल 2023 को सुनाया है। विश्व व्यापार संगठन की समिति ने यूरोपीय संघ, जापान व ताइवान की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपने इस फैसले में कहा कि भारत को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप ही प्रशुल्क आरोपित करने चाहिए। भारत द्वारा 2017 में मोबाइल फोन, उसके कंपोनेंट्स व इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर 7.5% से 20% कर की दर से आयात शुल्क आरोपित किए जाने पर यूरोपीय संघ, जापान व ताइवान ने अलग अलग शिकायतें विश्व व्यापार संगठन में 2019 में की थी। इस मामले में भारत के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए डब्ल्यूटीओ की समिति ने यह भी कहा कि भारत ने कुछ प्रशुल्क दरें वैश्विक व्यापार के नियमों के अनुरूप पहले ही कर ली थीं। डब्ल्यूटीओ के अप्रैल 2023 के फैसले के विरुद्ध अपील करने की बात भारत ने कही है। आगे देखते हैं। भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। तो इसके बारे में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की 2023 की मध्यवर्गीय जनसंख्या 142.86 करोड़, जबकि चीन की 142.57 करोड़ बताई गई है। तो 2050 तक भारत का ये हाल दिखाया गया। 2023 में 142.167 करोड़ लोग हो जाएंगे 2050 तक। विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 थी, जो 1990 की तुलना में 9 वर्ष अधिक है। मृत्यु दर में आगे गिरावट के चलते 2050 में औसत जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होने का पूर्वानुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। इससे कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक लोगों का भाग, जो 2022 में 10% था, 2050 में 16% होने की संभावना है। भारत की जनसंख्या का 68% भाग 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में है, जबकि 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। इस प्रकार भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। इसका अर्थ है कि देश की 68% जनसंख्या युवा एवं कार्यशील है। इसके डेमोग्राफिक एविडेंट की बात अब की जाने लगी है।